Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to class 12 Computer Science FPAC lecture series. आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.1.2 डिस्कस करेंगे. दैट इज़ बेसिकली लॉन्चिंग स्ट्रैटेजीज और यू कैन आल्सो से द कंसिडरेशंस जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग एनी टाइप ऑफ एमवीपी. जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि एमवीपी जिसे मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट कहते हैं, अगर वो हम बनाते हैं तो उसका क्या मकसद होता है और हम किस तरीके से एक बेस्ट एमवीपी बना सकते हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने एक एमवीपी बना लिया है तो हम उसे लॉन्च कैसे कर सकते हैं, यानी इस तरीके से लॉन्च किया जाए कि वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, सो हमारा मेन टॉपिक है लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज एंड कंसिडरेशंस. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था कि एक मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट कैसे हम बना सकते हैं और उसको कैसे एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि अगर हम एक एमवीपी को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने से मुराद यानी यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या है? हमारा मेन गोल क्या है कि हमने लॉन्च करना है यानी यूज़र्स को देना है, तो हमें कौन-कौन से वो की पॉइंट्स और स्ट्रैटेजीज़ हैं जो माइंड में रखनी है ताकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें. यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक कलेक्ट कर सकें और जो फीडबैक है वो हमारी क्वांटिटी पे फ़ोकस ना हो बल्कि क्वालिटी पे भी फ़ोकस हो, यानी कि वो हमें अपने प्रोडक्ट को यानी फुल प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्प करे और जो बिज़नेस आइडिया है उसकी सक्सेस में भी हमें हेल्प करे और हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें. सो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ और कंसिडरेशंस देखेंगे जो कि एक मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट को एक फुल प्रोडक्ट में बहुत एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकती हैं और हमें हेल्प कर सकती हैं. सो लेट्स डिस्कस दीज स्ट्रैटेजीज़ वन बाय वन. ओके, फर्स्ट जो मेन हमारा पॉइंट है दैट इज़ टारगेट ऑडियंस. जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा कि जब भी हमारा एक मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट बनता है, तो वो जब हम लॉन्च करते हैं तो हम प्रोवाइड करते हैं अपनी उस ऑडियंस को जिससे वो रिलेट कर रहा होता है. यानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ जो कि क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए है और मैं उसको लॉन्च कर दूँ क्लास 9 और 8 के स्टूडेंट के लिए, तो वो कभी भी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है. और अगर मैं वो चीज़ उनको प्रोवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट द टारगेट ऑडियंस. सो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्टली तो हमें किसी भी मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट का या अपने बिज़नेस आइडिया की जो टारगेट ऑडियंस है वो फाइंड करनी है. यानी हमें उन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स पे फोकस करना है जो एक्चुअली उस मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट के, सिस्टम के, सॉफ्टवेयर के या उस चीज़ के यूज़र्स होंगे जो हम बना रहे हैं. अब वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन योर बिज़नेस आइडिया. लेकिन आपने पहले ये फाइंड करना है कि वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र्स कौन-सा होगा जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस होगी. अगर आपने टारगेट ऑडियंस बेहतर तरीके से फाइंड की तो इट्स ऑब्वियस कि आप अपनी मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से ना सिर्फ टेस्ट कर सकते हो बल्कि वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट होने में भी आपकी हेल्प करेगा. सो सबसे पहले क्या करना है कि हर एक को टारगेट नहीं करना, स्पेसिफिक यूज़र्स को बेसिकली आपने टारगेट करना है. और इसका मेन मकसद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूज़र भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा जो कि उससे रिलेटेड होगी. आपको भी फीडबैक बेहतर उन्हीं से मिल सकती है जिन्होंने एक्चुअली यूज़ करनी है. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना कोई भी एक इंफॉर्मेशन और सिस्टम बना रही हूँ, तो अगर मैं ऐसी टारगेट ऑडियंस को दूँगी जिसको उससे ना कोई फ़ायदा होना है और ना वो उसको चेक करेगी, तो ऑब्वियसली मुझे भी अपने आइडिया से रिलेटेड फीडबैक नहीं मिल सकती कि मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकूँ और उसे एक सक्सेसफुल बिज़नेस में लॉन्च कर सकूँ और इट्स ऑब्वियस कि यूज़र्स को भी फ़ायदा नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट इम्पोर्टेंट की फैक्टर व्हाइल लॉन्चिंग एनी एमवीपी इज़ टारगेट ऑडियंस. यानी आपने टारगेट ऑडियंस फाइंड करनी है. अभी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी एग्जांपल को जो कि मैंने आपको बताई उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस हमें हेल्प कर सकती है अपने एमवीपी को सक्सेसफुल बनाने में. अब जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि अगर मैं कोई भी एक एप्लीकेशन बना रही हूँ या एक सिस्टम और सॉफ्टवेयर बना रही हूँ जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए है, तो मेरी टारगेट ऑडियंस भी वो तमाम स्टूडेंट्स ही होंगे जो कि मैट्रिक की क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं. सो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वो हो सकते हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड दोज टारगेट ऑडियंस और उन तक अपनी मार्केट यानी एडवर्टाइजमेंट पहुंचाने के लिए. सो उसके लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ बेसिकली मार्केट प्लेटफॉर्म बताने का मकसद ये है कि इनको यूज़ करके हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहुंचा सकते हैं ताकि वो उस ऐप को इंस्टॉल करें और उसे यूज़ करें.
सो मेन जो हमें फ़ायदा होगा वो क्या होगा कि टारगेट ऑडियंस से भी रिलेट करेगा, टारगेट ऑडियंस का भी फ़ायदा, बिज़नेस का भी फ़ायदा और ऑटोमेटिकली आप अपने बिज़नेस को एक सक्सेसफुल एमवीपी को बेसिकली सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एग्ज़ाम्पल आप सिंपली दे सकते हैं कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस जो है वो आपको हेल्प करेगी इन ऑर्डर टू मेक योर एमवीपी या कन्वर्ट योर एमवीपी इनटू अ सक्सेसफुल बिज़नेस। ओके, सेकंड ऑप्शन है कि टारगेट ऑडियंस तो आपने फाइंड कर ली बट सॉफ्ट लॉन्च। अब सॉफ्ट लॉन्च का मतलब ये है कि एक ही दफ़ा में आप तमाम लोगों के लिए उसको लॉन्च ना कर दें बल्कि लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या लिमिटेड स्केल पे, या जैसे हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल सिटी के अंदर अगर आपका कोई बिज़नेस है तो पहले उसे टेस्ट कर लें या एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ टेस्ट कर लें, फिर उसमें आप देखें कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को इम्प्रूव करें, और उन तमाम इम्प्रूवमेंट को जो आप ऑब्ज़र्व करें और उन्हें करने के बाद फिर आप इसे लार्ज स्केल पे जो है वो लॉन्च कर दें। तो सॉफ्ट लॉन्च का मतलब ये है कि जस्ट लॉन्च इट फॉर अ स्पेसिफिक और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और लिमिटेड एरिया, या एक जैसे सिटी के अंदर या सिटी में भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को या सिस्टम को या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी एमवीपी क्या है। जो भी आपकी मिनिमम वेबर प्रोडक्ट हो उसको पहले एक स्मॉल स्केल पे लॉन्च करें और फिर उसको कन्वर्ट कर दें एक फुल यानी लॉन्च कर दें एक लार्ज स्केल पे। एयरबीएनबी की एग्जांपल है जो कि ऑलरेडी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप रेंट पे ले भी सकते हैं अपना कोई भी हाउस और प्लेस और रेंट पे दे भी सकते हैं। सो इनिशियली जब इन्होंने भी इस सिस्टम या एक जो बिज़नेस आइडिया था उसको जब लॉन्च किया तो उसके वो एक स्मॉल स्केल के ऊपर लॉन्च किया, यानी सिर्फ सैन फ्रांसिस्को के अंदर उन्होंने इसको इनिशियली लॉन्च किया, टेस्ट किया, इम्प्रूवमेंट्स की, सिस्टम को इम्प्रूव किया और फिर करते-करते उन्होंने इसे वर्ल्ड वाइड ही सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दी और जिसकी वजह से उनके लिए अपने सिस्टम को एक्सपैंड करना भी आसान हो गया। प्रॉब्लम्स जो थी, इशू भी थे वो अर्ली आइडेंटिफाई हो गए, रिस्क भी कम हो गया फेलियर का और ऑटोमेटिकली वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया। यानी स्टार्टिंग उन्होंने ये एक एमवीपी से की और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको इम्प्रूव करते हुए एक फुल बिज़नेस के अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। एक और जो मेन स्ट्रैटेजी हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बहुत दफ़ा ये इस्तेमाल की जाती है, जैसे जिसे बीटा टेस्टिंग कहते हैं। जैसे अक्सर आपकी गेम्स होती हैं कि फुल लॉन्च से पहले वो कुछ यूज़र्स को दे दी जाती हैं और वहाँ पर जब वो उसमें तमाम बग्स फाइंड कर लेते हैं यानी इश्यूज़ फाइंड कर लेते हैं तो फिर उसको एक प्रॉपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि बीटा टेस्टिंग के अंदर वो फ्रीली भी यूज़र्स को प्रोवाइड कर देते हैं और जब वो देखते हैं कि तमाम इश्यू रिज़ॉल्व हो गए हैं तो फिर उसी को वो एक जो है वो परचेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अब आपको ये सर्विसेज़ बाय करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम गेम्स के अंदर ये बहुत दफ़ा होता है कि शुरू में जब गेम बनती है तो यूज़र्स को एंगेज करने के लिए और बेसिकली उनको उस सिस्टम के बारे में बताने के लिए प्लस बग्स फाइंड करने के लिए उनको फ्री प्रोवाइड कर दी जाती है और बाद में फिर कहा जाता है कि अब आप इसका पे करें। तो बेसिकली बीटा टेस्टिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स को दे दी जाती है, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट या जो भी आपका मिनिमम वेबर प्रोडक्ट है, वो एक सिलेक्टेड यूज़र्स को प्रोवाइड कर दी जाती है और जब उसके अंदर तमाम इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेन मकसद क्या होता है? एरर फाइंड करना, इम्प्रूवमेंट लाना ताकि अर्ली स्टेज पे वो फीडबैक गैदर कर लें और फिर इम्प्रूव करके उसको एक बेहतर प्रोडक्ट के तौर पे फुली लॉन्च कर सकें। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बीटा टेस्टिंग की जो कि एक ड्रॉप बॉक्स की है कि ड्रॉप बॉक्स ने जब अपना पूरा सेटअप या मिनिमम वेबर प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने शुरू में सिर्फ कुछ टेक सेवी यूज़र्स का मतलब ये है कि ऐसे यूज़र्स जिनको टेक्नोलॉजी का आइडिया था या एक टेक्नोलॉजी के बारे में वो नॉलेज रखते थे उनको उन्होंने इनवाइट किया, यानी कि उनकी टारगेट ऑडियंस जो थी। और शुरू में उन्होंने एज़ अ रिवॉर्ड फ्री एक्स्ट्रा स्टोरेज प्रोवाइड की और मेन मकसद क्या था ताकि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें और वो इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकें और फीचर्स को एनहांस कर सकें और उसकी बेसिस पे फिर उन्होंने अपनी जो एमवीपी थी उसको इम्प्रूव किया, जो इश्यूज़ थे उनको रिज़ॉल्व किया, इम्प्रूवमेंट लाई और देन एक सक्सेसफुल बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आज वो एक सक्सेसफुल बिज़नेस के तौर पे काम कर रहे हैं। सो दे यूज़ दिस बीटा टेस्टिंग स्ट्रैटेजी और उन्होंने एक एमवीपी को एक सक्सेसफुल बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी और कंसिडरेशन इज़ एक्चुअली मार्केटिंग एंड प्रमोशन दैट इज़ कंपल्सरी अगर हम किसी भी एमवीपी या बिज़नेस की बात करें, क्योंकि जब तक आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे नहीं,
तब तक आपका ना ही एमवीपी सक्सेसफुल हो सकता है और ऑटोमेटिकली वो आपके बिज़नेस को भी अफ़ेक्ट करेगा। सो मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। यू हैव टू अट्रैक्ट द टारगेट ऑडियंस और यूज़र्स। उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, जो कि आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि हम जितने भी हमारे बेसिकली बिज़नेसेस हैं, उनके लिए कंपल्सरी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करें, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग का एक मोस्ट ऑफ द ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म जो अवेलेबल है, दैट इज़ दीज़ सोशल मीडिया ऐप्स। और मेन मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को बेसिकली टारगेट ऑडियंस तक अपना कंटेंट पहुंचाना है और अपनी ब्रांड की अवेयरनेस देनी है, ताकि लोगों को पता चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फीडबैक कलेक्ट कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें और ऑटोमेटिकली अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकें। अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग एंड प्रमोशन के थ्रू एक बिज़नेस ने अपने एमवीपी को एक सक्सेसफुल बिज़नेस में कन्वर्ट किया, और उसकी एग्जांपल है स्लैक। स्लैक बेसिकली हमने अपने एक चैप्टर के अंदर, आई गेस 6-7 चैप्टर था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास बहुत सारे डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वो हमें कम्युनिकेशन में और डाटा शेयरिंग में बेसिकली हेल्प कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक टूल स्लैक भी था। अब स्लैक क्या है? ये बेसिकली हमारे पास एक कम्युनिकेशन टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर टीम वर्क बहुत आसानी से हो सकता है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एक पूरी टीम बेसिकली कोलैबोरेटिव टूल में ही हमने उसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो मिल के एक प्लेटफ़ॉर्म पे अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को और पूरे सेटअप को मैनेज कर सकते हैं। सो बेसिकली अब जब इन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, यानी स्लैक की कंपनी ने, तो उन्होंने टारगेट किया टेक कंपनीज़ को, यानी वो तमाम कंपनीज़ जिनके लिए प्रोजेक्ट को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने उन कंपनीज़ को टारगेट किया और टेक वेबसाइट्स, यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेबसाइट्स थी, उस पे ऐड चलाए, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से वो इनको प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में हेल्प कर सकती है, किस तरीके से वो डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को अपने इस स्लैक के प्लेटफ़ॉर्म के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। और मेन रिज़ल्ट जो उन्होंने अचीव किया कि उनकी यूज़र ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ी, यानी उन्होंने एमवीपी, या आप कह सकते हैं कि अपने स्टार्टअप को बहुत जल्दी एक फुल बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग दिस मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़, जिसमें उन्होंने पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट किया, यानी अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने एड शो करा के एंड देन ऑटोमैटिकली अपने एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाया। अपनी पिछली जितनी भी टेक्निक्स और कंसिडरेशंस और स्ट्रैटेजीज़ थी, उसके अंदर हम बार-बार बात कर रहे थे कि बेसिकली फ़ीडबैक गैदर करनी है, यानी एमवीपी जो हमारा होगा उससे रिलेटेड जो भी हमारी ऑडियंस है, चाहे वो टारगेट ऑडियंस अगर हमने सिलेक्ट किया, उससे भी हमने फ़ीडबैक गैदर करनी है। सो कोई भी स्टार्टअप है, तो जब भी एमवीपी की बात आती है, तो मेन हमारे माइंड में जो पहली चीज़ आती है, वो एक यूज़र की फ़ीडबैक आती है। अब यहाँ पर फ़ीडबैक चैनल क्या है? चैनल बेसिकली किसे कहते हैं? चैनल किसी भी आप वे और मीडियम और पाथवे को कह सकते हैं जिसके थ्रू आप फीडबैक गैदर करेंगे, यानी फीडबैक चैनल से मुराद वो तमाम वेज़ हैं जिनके थ्रू आप फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप उसकी बेसिस पे उसको एनालाइज़ करके उसकी बेसिस पे फर्दर इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रोडक्ट को। सो फीडबैक चैनल क्या हैं? ये वो तमाम वेज़ हैं जिसके थ्रू आपका यूज़र फीडबैक आपसे शेयर करेगा और फिर आप उसकी बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और इससे यूज़र का ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। मेन मकसद क्या होता है? वही जो हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एरर्स को फाइंड करना है, ताकि यूज़र आपको बता सके कि ये चीज़ ऐसी है या इस तरीके से होनी चाहिए, या फिर वो फ़ीचर आपको एनहांस फ़ीचर बता सकते हैं कि ये चीज़ अगर आप ऐसे कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगी। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ीडबैक चैनल्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, यानी बेसिकली इस पॉइंट का मकसद ये है कि फ़ीडबैक चैनल ऐसे हों कि यूज़र आसानी से आपको फ़ीडबैक दे सके, यानी वे इतना मुश्किल ना हो कि यूज़र कहे कि यहाँ मैं अब किस तरीके से फ़ीडबैक दूँ। तो फ़ीडबैक कलेक्ट करने के लिए ऐसे मीडियम, पाथवे और चैनल्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ताकि यूज़र बहुत आसानी से अपनी फ़ीडबैक प्रोवाइड कर सके, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीडबैक गैदर कर सकें, और जो कि ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ज़रा इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी कंपनी ने इस फीडबैक चैनल को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं जी टेस्ला, जो कि आप सबको पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब उन्होंने अपनी गाड़ियों के अंदर बिल्ट इन फीडबैक सिस्टम लगाए,
और जिसका मेन मकसद क्या था कि यूज़र आसानी से फीडबैक प्रोवाइड कर सके और वो उस फीडबैक की बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें। प्लस कंपनीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स पे अपने पेजेस बनाती हैं जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक गैदर करते हैं और यूज़र से कहते हैं कि आप अपनी फीडबैक शेयर करें। ऑनलाइन फोरम्स, वेबसाइट्स और इसके अलावा पूरा एक सिस्टम बनाया जा सकता है फीडबैक का, जो कि या ऐप्स जिन्हें हम कह सकते हैं जिनके थ्रू यूज़र आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सके। सो मेन मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक गैदर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए और यूज़र के लिए इतने आसान मेथड प्रोवाइड करना कि वो आसानी से फीडबैक प्रोवाइड कर सकें, ना कि इतने मुश्किल मेथड कि वो आपको फीडबैक ही प्रोवाइड ना करे। सो मेन जो आपने इस पॉइंट से लर्न करना है वो ये है कि फीडबैक चैनल आपका कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप बेहतर फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं और वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। ओके, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो कंसिडरेशन है, जो इम्पोर्टेंट हमें माइंड में रखनी है जब हम कोई भी लॉन्च कर रहे हो एमवीपी, दैट इज़ मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि वही बात कि जो हम बार-बार कह रहे हैं कि फीडबैक गैदर करनी है, बेशक हमने गैदर कर ली है, लेकिन अगर हम उसको एनालाइज़ करके उससे बेहतर रिज़ल्ट्स या बेहतर पॉइंट ऑफ फोकस फाइंड नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए यूज़लेस है फीडबैक। तो मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स का मतलब ये है कि हमने ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने हैं जो कि बहुत आसानी से हमारे पूरे इस एमवीपी या मॉडल को या सिस्टम के डाटा को एनालाइज़ कर सकें, मॉनिटर कर सकें। बेसिकली पहले मॉनिटर करें एंड देन उसे बेहतर एनालाइज़ करके हमें बेहतर बेसिकली रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करें जो कि ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें या पहले चलें ये समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या? इस स्ट्रैटेजी का मेन मकसद क्या होता है कि यूज़र के यानी बेसिकली जो भी आपकी ऐप है, उसका जो यूज़र है उसके डाटा को आपने एक जगह गैदर करना है और फिर उसको एनालाइज़ करना है, जिस तरह डाटा एनालिटिक्स में होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को, यूज़र की एंगेजमेंट को, अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम की सक्सेस को इंक्रीज़ करना। अब ये होता कैसे है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, जहाँ पर हम सॉफ्टवेयर और ऐप्स लॉन्च करते हैं या जैसे ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो यहाँ पर किसी भी जो एनालिसिस होता है वो कैसे किया जाता है? ये देखा जाता है कि यूज़र की रिटेंशन क्या है, यानी कितनी देर यूज़र की अटेंशन को ग्रैब कर सका है आपका कंटेंट। जितना यूज़र की अटेंशन ज़्यादा होगी, रिटेंशन ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो एक जिस पे भी आप काम कर रहे हैं सिस्टम में उसकी मैट्रिसेस बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे और ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट बेहतर परफ़ॉर्म करेगा। फीचर यूसेज और सेशन ड्यूरेशन क्या है कि बेसिकली आपका कोई ऐप आपने बनाई को उसका एक फ़ीचर कितनी देर या कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, कौन-सा फ़ीचर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, कौन-सा कम हुआ, कितनी देर यूज़र आपके वेबसाइट पे रहा, जैसे लेट्स सपोज़ अगर हम वेबसाइट्स की बात करें या ऐप्स की बात करें कि कितने टाइम तक वो आपकी ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, उसका सेशन ड्यूरेशन क्या है, यानी कितनी वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने लॉगिन किया और घंटा वो आपकी ऐप्स को इस्तेमाल करता रहे। और कौन से फ़ीचर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कितनी देर वो एक कंटेंट के ऊपर रिटेन कर रहा है। तो ये वो तमाम मैट्रिसेस हैं जो कि एनालिसिस में और मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे इसी यूट्यूब की बात कर लें कि यूट्यूब कैसे एनालाइज़ करता है कि कौन-सा कंटेंट किस यूज़र को शो कराना है और कौन-सा कंटेंट ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचाना है और कौन-सा नहीं पहुँचाना। तो यूट्यूब भी इन्हीं तमाम चीज़ों को यूज़ करता है कि यूज़र की रिटेंशन कितनी है, कितना कौन-सा कंटेंट देख रहे हैं एंड देन उसकी बेसिस पे उसको उस तरह का कंटेंट शो कराया जाता है। बिग डाटा एनालिटिक्स के अंदर भी यही होता है। सोशल मीडिया ऐप में आप देखें जिस तरह का आप कंटेंट देखते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही कंटेंट शो कराया जाता है। वो भी क्या है, वो भी सब यही है कि योर डाटा इज़ कंटीन्यूअसली बीइंग मॉनिटर्ड एंड बीइंग एनालाइज्ड एंड देन आपको उसके मुताबिक ही जो है वो रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं और जैसा कंटेंट आप देखना चाह रहे होते हैं, आपको वैसा नज़र आता है और उससे ऑटोमेटिकली फ़ायदा क्या होता है कि यूज़र रिटेंशन बढ़ती है, सेशन ड्यूरेशंस बढ़ते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब ज़रा एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। एग्ज़ाम्पल में अगर बात करें मॉनिटरिंग एनालिटिक्स की, तो सबसे पहले जो कॉमन एग्ज़ाम्पल आती है, वैसे तो इंस्टाग्राम की बात करें या जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये सब भी इसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं कि आपका डाटा कंटिन्यूअसली मॉनिटर हो रहा है एंड देन उसकी बेसिस पे एनालिसिस करके आपको वैसा ही कंटेंट रिकमेंड किया जा रहा है। दैट इज़ आल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस एनालिटिक्स। बट स्पॉटिफ़ाई की एग्ज़ाम्पल भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आप
जिस तरह के सॉन्ग प्ले करेंगे, जिस तरह के आप स्किप करेंगे, आपको उसके मुताबिक ही कंटेंट शो कराया जाएगा। जो आप स्किप करेंगे उस तरह का कंटेंट कम आएगा, जिस तरह का आप प्ले करेंगे, जिस तरह के सॉन्ग्स आप सुनेंगे, आपको रिकमेंडेशंस भी वैसी ही आएँगी और इससे क्या होगा, ऑटोमैटिकली आपकी जो सेशन स्पैन है या सेशन ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, यूज़र रिटेंशन बढ़ेगी, ऐप जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी और उनके लिए यूज़र्स को एक पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन देना भी आसान होगा एंड देन ऑटोमैटिकली उनकी ऐप के यूज़र्स बढ़ेंगे। सो दे आर यूजिंग द मॉनिटरिंग एनालिटिक्स टूल इन ऑर्डर टू एक्चुअली गेट द बेटर रिजल्ट्स। तो तमाम जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ये जितनी भी हमारी ये ऐप्स हैं, ये सब यही मॉनिटरिंग एनालिटिक्स के टूल्स इस्तेमाल करके एंड देन उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो कंसिडरेशन है दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट क्या है? कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर यूज़र आपको कोई बग आइडेंटिफाई करके या इशू बताता है तो आप कितनी जल्दी उसको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमवीपी की, कि हमने एमवीपी लॉन्च करना है, तो जितनी हम जल्दी बग और एरर्स को, जो कि हमारे यूज़र ने हमें फीडबैक प्रोवाइड किया या कस्टमर ने प्रोवाइड की है, तो जितनी जल्दी हम उसको रिज़ॉल्व करके देंगे ऑटोमेटिकली उतनी हमारी जो अपने बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी कह लें, रेपुटेशन कह लें या यूज़र का ट्रस्ट कह लें, वो उतना बेहतर होगा। यानी यूज़र आपकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी रेपुटेशन भी बिज़नेस की बेहतर होगी, लॉयल्टी भी डेवलप होगी कस्टमर की, और कस्टमर आगे या यूज़र जो है वो दूसरों को भी रेफ़र करेगा और रेफ़रल से ऑटोमेटिकली आपकी बिज़नेस की सक्सेस का बायस बनेगा। सो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बात करें एमवीपी की, और एमवीपी में जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बग्स भी आएँगे, फ़ीचर भी लिमिटेड होते हैं, तो यूज़र आपको बेहतर सपोर्ट आपसे माँगेगा एंड अगर आप जितनी उसको प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होगी, फ़ीचर भी एनहांस होंगे, फुल प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प करेगी और बिज़नेस की सक्सेस का भी बायस बनेगी। अब यूज़र को ये हम प्रोवाइड कर कैसे सकते हैं? ये तो वो तमाम बातें हैं जो हमें ये बता रही हैं कि अच्छा ये काम हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं कि करना कैसे चाहिए, यानी कस्टमर सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है ताकि यूज़र के लिए आसानी हो। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए, जिसमें ऑनलाइन चैट्स बॉट्स अवेलेबल होते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एफएक्यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी अगर आपको कोई इशू आ रहा है या प्रॉब्लम है तो मे बी ये इशू पहले भी कुछ लोगों ने फेस किया हो, तो आप एफएक्यूज़ में उस क्वेश्चन का एक आंसर डाल देते हैं तो वहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं कि अच्छा इस चीज़ की क्या सॉल्यूशन होगा। 24/7 कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चैटबॉट्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, ईमेल्स के थ्रू कस्टमर सपोर्ट, तो जितनी बेहतर आपकी कस्टमर सपोर्ट होगी ऑटोमेटिकली इतनी आपकी रेपो, ट्रस्ट और लॉयल्टी आपके कस्टमर की डेवलप होगी और ऑटोमेटिकली जो कि आपके बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेंगी और आपका बिज़नेस बेहतर परफॉर्म करेगा। तो अब ज़रा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं किस तरीके से उन्होंने कस्टमर सपोर्ट के थ्रू बेहतर रिजल्ट्स अचीव किए। ओके, वैसे तो आप एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट 24/7 प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ज़ेपोज़, जो कि एग्जांपल है एक शूज़ रिटेलर शॉप की, जो कि 24/7 अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी बाइंग के प्रोसेस में एंड तक और 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, फ्री रिटर्न्स अवेलेबल हैं। अब देखें, फ्री रिटर्न्स अक्सर जो कंपनीज़ और ब्रांड्स होते हैं वो ऑफ़र नहीं करते, लेकिन अगर फ्री रिटर्न वो ऑफ़र करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन और लॉयल्टी कस्टमर की बिल्ड होगी और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा। सो ऑटोमेटिकली आप जो रिज़ल्ट अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये वो तमाम की पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में रखने हैं जब भी हम लॉन्च कर रहे हों कोई भी एमवीपी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स को अचीव कर सकें। ओके, समरी से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इस टॉपिक का। बेसिकली तो क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आ सकते हैं, तो आपने इसको इस पर्सपेक्टिव से भी माइंड में रखना है कि अगर कोई आपको कहा जाए कि हमने एक बिज़नेस लॉन्च करना है, तो आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँगे और या कौन-सी बेस्ट हो सकती हैं, या फ़ायदा क्या होगा, या सिनेरियो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि सिनेरियो के मुताबिक बताएँ कौन-सी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन-कौन से मेन की पॉइंट्स और कंसिडरेशन है जो हमने माइंड में रखने हैं जब भी हम कोई एमवीपी लॉन्च कर रहे होंगे, ताकि हम बेहतर रिज़ल्ट अचीव कर सकें। सो वही बात कि एप्लीकेशन बेस,
सिनेरियो दे के आपसे कहा जाए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपसे कि कोई फ़ायदे पूछ लिए जाएँ कि बताएँ कौन-कौन सी कंसिडरेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए और क्यों अपनानी चाहिए, उनका फ़ायदा क्या होगा यानी एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी पूछ ली जाएगी कि बताएँगे ये क्या है। तो तीनों पर्सपेक्टिव से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। सो अगर वाइंड अप करें तो बेसिकली हमने आज ये देखा कि किस तरीके से एमवीपी को हम सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अब आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको पता होनी चाहिए, सॉफ्ट लॉन्च करें या फिर बीटा टेस्टिंग करें, यानी सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर या स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लॉन्च करें, या बीटा टेस्टिंग करा लें अपनी टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफ़िक ग्रुप को दे के, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो वो फीडबैक दें उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर लें। मार्केटिंग एंड प्रमोशन वन ऑफ द कंपल्सरी पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और अ बिज़नेस। जो भी लॉन्च करता है, जितनी मार्केटिंग और प्रमोशन बेहतर होगी, इतनी आपकी प्रोडक्ट की जो सक्सेस है वो मेक श्योर कर सकते हैं आप। देन फीडबैक जो है वो जितनी बेहतर और जितनी ज़्यादा आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसे एनालाइज़ कर सकते हैं, तो उससे उतने बेहतर रिज़ल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं। ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू ना सिर्फ़ हम प्रोडक्ट को यानी जो बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड मैट्रिसेस और डिटेल्स हैं, ना सिर्फ़ हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं बल्कि एनालिसिस भी बेहतर कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली उससे हमारी डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी, जो कि ऑटोमेटिकली हमें हेल्प करेगी अपने बिज़नेस के गोल को अचीव करने में। और जितनी बेहतर कस्टमर सपोर्ट होगी, इतनी कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होगी और ऑटोमेटिकली कस्ट आपकी जो कंपनी, ऑर्गेनाइज़ेशन या ब्रांड है, उसकी रेपुटेशन बेहतर होगी। तो ये वो तमाम की पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में रखने हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्ट की जो सक्सेस है, उसको मेक श्योर कर सकें। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।